सिर्फ सब जैसे ही ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयान से हमें यूँ लगा कि जैसे उनको कोई गर्ज नहीं है, हमेशा से ये झगड़ा 1500 साल से बकौल उनके चला आ रहा है और खुद ही सुलझा लेंगे। ऐसा लग रहा था वो गुरेजा है इस मामले में कूदने से, लेकिन कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हुई और आपने उसकी वजह बताई, मार्को रूबियो ने क्यों कॉल की और वो क्या चाहते हैं। यकदम जेडी वैंस जो इंडिया के विजिट पर थे इस हमले के दौरान, उनका एक इंटरव्यू सामने आता है और वो इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि भारतीय रद्द-ए-अमल ऐसा ना हो, इस वाक़े के बाद वो ये उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो जिससे वसी इलाकाई तनाज़ा पैदा हो जाए, ये ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए। क्या इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका समझ रहा है कि इंडिया रिस्पॉन्स ज़रूर देगा, या वो मजाज समझता है भारत को रद्द-ए-अमल का? देखिए, ये जेडी वैंस साहब जो है ना जी, मेरा ख्याल है ये फॉलो नहीं कर रहे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। आपने जिसका ये जिक्र किया तो ये तो ऑलरेडी एक अजम्पशन है इसके अंदर कि जी इंडिया करने लगा है और उसको रोका नहीं जा रहा। ये नहीं कहा जा रहा कि अगर इंडिया ऐसे करने जा रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए, इसको पहले तफ्तीश करनी चाहिए या पहले बातचीत होनी चाहिए। तो ये नहीं कह रहा, कहता कि इंडिया क्योंकि करने जा रहा है तो मेहरबानी करके आप इस किस्म की हरकत ना करें जिसके साथ एस्केलेशन हो जाए। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया करने जा रहा है और इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि ठीक करने जा रहा है। और मैं बताऊं आपको इससे आगे भी बात, ये इससे बात जो है ना लफ्ज़ों के अंदर हेर फेर है। और फिर इसके बाद इसने एक और बात भी कही है जिस लोगों ने मिस कर दी है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने नोट की हुई है और मैंने सोचा कि इसकी बात होनी चाहिए। टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, इज दिस द वन यू Yes, it is. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. ये तो आप वाली बात होगी। जी, मेरी वाली। अच्छा, आगे आइए। Second part of this. जी। And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they are responsible, जी, cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with. क्या मतलब to the extent that they are responsible? ये क्या बात हुई कि to the extent that they are responsible? आपने भी ये कह दिया कि to the extent, मतलब उस हद तक जहाँ तक वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पाकिस्तान तो कह रहा है हम रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल? तो आप फिर एक तरफ टिल्ट कर रहे हैं, आप फिर टिल्ट कर रहे हैं और आप गलत बयानी कर रहे हैं। और आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड ऑब्जेक्ट टू दिस कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। एक आप इंडिया को कह रहे हैं कि कर लो, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जिस हद तक मतलब एक किस्म का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि अगर पूरी तरह आप इन्वॉल्व नहीं है तो शायद थोड़ी तरह आप इन्वॉल्व हो। तो मतलब ये कोई बात है? आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड प्रोटेस्ट कि ये वैंस क्या कर रहा है। अब मैं कोई ज़ाती बात नहीं करना चाहूँगा इनके बारे में, बट आई थिंक आई शुड लेट्स लीव इट देयर। दीज आर वेरी टू सीरियस implications of this statement and the government of Pakistan should protest this. इस मामले का तो वेज ले सकता है इंडिया के एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इस बात की तायीद कर रहे हैं। To the extent that Pakistan is responsible. तो ये तो this is wrong. Pakistan is not responsible. आप कैसे कह रहे हैं to the extent that Pakistan is responsible? तो इन अ वे ये भारत को ये इजाजत दे रहे हैं कि अगर वो कोई रद्द-ए-अमल देता है तो वो महदूद पैमाने पर हो सकता है, तो भारत तो इसका एडवांटेज लेगा। ऑफ कोर्स लेगा। तो एक तो ये वो तो ग्रीन लाइट लेगा ना इसको कि अमेरिका ने कहा कि कर लो जी, मगर ऐडा ना करना कि आगे जाके गड़बड़ हो जाए। पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा तो सोच समझ के करना, ये नहीं कि मत करना, ये कि कर लो और फिर मतलब है मगर कंट्रोल में रखना जी। तो ये किस्म की ये है कि आपको गुस्सा चढ़ा हुआ तो कर लें, ठीक है। ये कोई तरीका है डिप्लोमेसी का? रिपोर्ट सामने आ रही है कि वहाँ पर बाकायदा लॉबिंग फर्म स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से अब जाके शायद कोई एफर्ट स्टार्ट हुई है जिसमें लॉबिंग फर्म नहीं, अब तो उन्होंने भी रखी हुई है और हमने भी रख ली है जी। $1.5 लाख उनकी और $2 लाख ये तो पहले दिन से होनी चाहिए थी ना जी। ये जरूरी नहीं है कि इस किस्म की क्राइसिस हो तो आप लॉबिंग फर्म रखते हैं। इमरान खान ने तो कब से लॉबिंग फर्म्स रखी हुई थी और हर गवर्नमेंट रखती है अपनी एक लॉबिंग फर्म, ठीक है। तो इन्होंने अब जाके अपॉइंट की है और उन्होंने आगे एक और फर्म को सब लेट कर दिया कुछ ना कुछ। तो मतलब ये है कि दे शुड बी ऑन द जॉब, बट मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ अभी जिसे है ना बस ऐसे ही है। मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त इंडिया हावी हुआ है, इंडिया एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कामयाब नहीं हो रहा। अच्छा, शुक्र करें वो कामयाब नहीं हो रहा बिकॉज इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड जो है, इंडिया की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो कनाडा को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, यूके को भी पता है।
लोगों को पता है और हमें भी पता है, यहाँ भी लोग जो मारे जा रहे हैं और जो बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, सब कुछ हो रही है। अच्छा, मगर ये जो बयानिया है ना जी पाकिस्तान का अगेंस्ट इंडिया, वो नहीं पेश किया जा रहा सही तरीके से। ठीक, देखिए ना, आप खुद कहते हैं कि जी इंडिया का हाथ है बलूचिस्तान में और TTP में, ठीक, क्योंकि वो चाइनीज को भी टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को भी टारगेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान दोनों सूबे मुतासर हैं, एक तो जगह फिर आप TTP क्यों नहीं आप इंटरनेशनल मीडिया को बुला के आप सही तरीके से बात करें आप, और आप दुनिया में जाके काउंटर करें इंडिया का नैरेटिव कि इंडिया ने ये कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं की, हम ये एविडेंस इंडिया के खिलाफ लेके आए हैं। तो आप बयानिया को तो आप आगे लेके चले, मगर मुझे ऐसे लगता है कि डिफेंसिव है बिल्कुल, बयानिया भी अपना सही तरीके से नहीं पेश किया जा रहा, और दूसरी तरफ इंडिया का जो बयानिया है उसको भी काउंटर सही तरीके से नहीं किया जा रहा। आज मैं आपको बताऊं जी, मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो जिस किस्म के सवाल पूछ रहा है, और उधर से पता चल जाता है कि ये इंडिपेंडेंट मीडिया है उधर का, या इसको इंडिया की ब्रीफिंग हुई हुई है। अच्छा, ज़ाहिर है यार, हमें हो गया ना, हम जानते हैं एक दूसरे को, सब हम पहचानते हैं कौन किसकी कहाँ लिंक्स है, जुबान किसकी बोल रहा है, कौन किसकी बोल रहा है। आज मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू सुनी, उस इंटरव्यू जो थी वो एक अरबिक चैनल, मिडल ईस्टर्न चैनल ने, इंग्लिश में थी, वो इंटरव्यू की मुसद्दक मलिक साहब की, जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है, वन ऑफ द स्पोक्समैन। उसमें उन्होंने एक बहुत ही बेहुदा किस्म का सवाल पूछा जी। आई वाज शॉक्ड। वो खातून पूछती है कि ये बताएं कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने ये नहीं किया, क्या आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने ये काम नहीं किया। यानी बारे सबूत मुसद्दिक मलिक साहब पे है। मतलब है कि कानून जो है, इंटरनेशनल लॉ, लोकल लॉ, उसको अपने सर पे खड़ा कर दिया। यहाँ से ये होता है ना कि जी जो इल्ज़ाम लगाता है वो साबित करे, वो एविडेंस दे। यहाँ ये कहा जा रहा है आप पे इल्ज़ाम है कि आपने ये बंदे को कत्ल किया है, तो आप बताएं कैसे नहीं किया आपने। देखो यार, और मैं हैरान हो गया हूँ कि इस किस्म की मतलब रिडिकुलस किस्म की, तो ये मतलब ये क्वेश्चन फीड किया गया ना, क्योंकि ये मैंने सवाल और भी एक दो जगह पे देखा है कि आप बताएं कि कैसे आपने नहीं किया ये, क्यों, और बात कहाँ ले जाते हैं कि माजी में आप करते रहे हैं जी। तो मैं समझता हूँ इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इस किस्म का जब सवाल आए तो ठीक ठाक टकरना चाहिए उसको, तबीयत साफ करनी चाहिए कि तुम क्या बात कर रहे हो, द बूट इज ऑन द अदर फुट, आप प्रूव करें। हमने नहीं कुछ प्रूव करना, हम तो कह रहे हैं हमने नहीं किया, हमने अगर किया तो आप बताएं। ये सवाल जो आपने किया इससे पता चलता है आपका बायस क्या है। पुट द अदर पर्सन ऑन द डिफेंसिव, बट गो बियॉन्ड दैट। कि आप ये कहते हैं कि अच्छा आगे से जवाब आ सकता है कि जी आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप तो खुद मानते हैं, आपके लोग मानते हैं कि जी आप लोग ये काम करते रहे हैं, कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स कह के टेररिज्म आप प्रमोट करते रहे वगैरह वगैरह को। तो अच्छा आपने तो बात कर दी ना माजी की, अब हम भी माजी की बात कर देते हैं कि 2004 के बाद हिंदुस्तान ने किस तरीके से मुदाखलत की है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, ठीक। और फिर आप आगे चले जाएं, आप चले जाएं कनाडा चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप सिखों के ख़िलाफ़ जो कुछ किया है, तो मतलब है आप फिर बयानियों को टर्न द टेबल्स ऑन देम कि जी माजी में क्या आप तो 2004 से ये कर रहे हैं जी, तो आप हमारी बात कर रहे हैं 2004 से पहले की, और अपनी बात जो है 2004 के बाद जो आप कर रहे हैं वो भी सुन लें आप क्या कर रहे हैं। तो आप होते कौन है इस किस्म के इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो मेरा ख्याल है यू नीड टू बी अ लिटिल मोर अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ योर ओन पोजीशन। देयर इज नो नीड टू बी डिफेंसिव। रेफरेंस माजी के भी दिए जा सकते हैं अगले को डिफेंसिव में डालने के लिए, तो अलर्ट होना चाहिए। देखिए सारी दुनिया इस वक्त क्यों नहीं दुनिया इंडिया का साथ बाय नहीं कर रही उनका नैरेटिव। दो बातें मैं आपको फिर से बता दूं। दुनिया को पता चल गया है कि जब से FATF का यहाँ सिलसिला शुरू हुआ है, अच्छा, और जब से उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में डाल दिया है, हाँ, तो उन्होंने बहुत कुछ यहाँ करवाया है आपकी रियासत से, और आपकी रियासत ने सारे जिहादी ग्रुप्स और सो कॉल्ड जो अदर ग्रुप्स थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ठीक ठाक चाबी बंद करके उनको टाइट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से आपको निकाल के वाइट लिस्ट में ले गए। तो दुनिया एक्नॉलेज करती है, मानती है कि आपने क्लैम्प डाउन किया है ऑन दोज इंडिपेंडेंट जिहादी और टेररिस्ट ग्रुप्स जो यहाँ प्रोलिफरेट कर रहे थे, फिर रहे थे। तो दुनिया तो मानती है इस बात को। तो आप बताएं ना कि आपने तो खुद हमें मोहर लगाई है कि भी अब टेररिज्म हम नहीं सपोर्ट कर रहे, टेररिस्ट ग्रुप्स को हमने बैन कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। तो आप बताएं ना ये। दूसरी बात ये है कि हमारी पॉलिसी भी आर्टिकुलेट हुई है। नवाज शरीफ साहब ने भी
जब वो अपने पावर में थे उन्होंने भी बड़े वाज़े तौर पे ये कहा कि ख़त्म कर दिया है, ये चीज़ नहीं होगी जी। उसके बाद जनरल बाजवा आए। जनरल बाजवा ने भी जो पॉलिसी इख्तियार की ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस विद इंडिया एंड स्टॉपिंग ऑल दिस, उनका भी बहुत अहम रोल है। तो मतलब है कि ये तो, और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स वगैरह को पता है, इसीलिए तो LOC के ऊपर सीज फायर हो गई एंड सो ऑन। तो मतलब बैक चैनल्स चलती रही हैं। एंड जनरल बाजवा की स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जी जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और इंडिया तो खुद ये तस्लीम करता है कि पाकिस्तान के माशी हालात और सियासी हालात इतने अच्छे नहीं रहे, कॉन्फ्लिक्ट है कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक कमज़ोरियाँ हैं, एंड वी कांट फोकस ऑन एनीथिंग बट दीज इश्यूज़। हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। और कश्मीर से जाके कश्मीरियों को पूछें, पाकिस्तान स्टॉप्ड actively supporting the freedom struggle in Kashmir many years ago because they can't afford to do it anymore. जी, इसका तो शिकवा भी सामने आया वहाँ के लीडर्स की तरफ से, बिल्कुल पाकिस्तान से। तो अब ये है कि इस स्टेज पे आप अपना बयानिया तो ठीक करें, मगर मुझे लग रहा है कि दे नीड टू डू दिस। और दीज आर द टू रीजंस व्हाई दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अब स्पॉन्सरशिप्स बंद हो रही हैं, या बंद हो गई हैं, 90% बंद हो गई हैं, इक्के दोके रह गए हैं, वो इधर उधर होते रहते हैं, उनको ये पकड़ के बंद करते रहते हैं। हमें तो नहीं पकड़ के बंदा दे दिया अमेरिका को, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इंडिया का जो बयानिया है, इंडिया का भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इन द रीसेंट पास्ट। सबको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, TTP को कौन सपोर्ट कर रहा है, BLA को कौन कर रहा है, और सबको पता है कि सिखों के खिलाफ जो डीप स्टेट, इंडिया की डीप स्टेट ने जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस कैरी आउट किए, और हम भी यहाँ इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे जो पुराने जिहादी थे, जो कि अब डॉर्मेंट हो चुके थे, एक्सटिंक्ट नहीं हुए, डॉर्मेंट हो चुके थे, फारग हो चुके थे, हथियार छोड़ दिए थे, नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश कर रहे थे, उनको आके चुन के आके कॉन्ट्रैक्ट्स दे के उनको मारा इन्होंने। तो बात ये है कि ये बयानिया अभी तो अब चलना चाहिए ना, ये सिर्फ ये तो नहीं कि इंडिया के बयानिया के ऊपर डिफेंसिव, you should be offensive defensive also. अजीत डोवल साहब का जो डॉक्ट्रिन है, so that's what I'm trying to say कि ये बड़ी one sided किस्म की डिबेट चल रही है, and one should be a little more aggressive because you have nothing to hide. These are all facts on our side. बट वो बुक्स में भी बाकायदा दर्ज किए गए हैं, बल्कि अखबारों ने छापे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया में हम देख रहे हैं कि वहाँ के कुछ ऐसे एग्रेसिव किस्म के ट्विटर पे बैठे लोग हैं, एनालिस्ट हैं, जो इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल वो बिल क्लिंटन ने जो मेंशन किया, या उनकी जो याददाश्त थी जो जिसमें खुद नविश्त में, बड़ी अच्छी बात की आपने, याद दिला दिया मुझे, मैंने अभी एक ट्वीट भी की है। देखिए, मुझे इंडियंस पूछते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या कोई लोकल ग्रुप ने किया और पाकिस्तान का हाथ नहीं है इसमें, ठीक? मुझे ये पूछते हैं, जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा ख्याल है ऐसे ही हुआ है, तो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं तुम तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हो। अच्छा यार, इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। मैं क्यों कहता हूँ ये? मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए भी एविडेंस है कि हिंदुस्तान की रियासत ने, डीप स्टेट ने ऐसी चीज़ें की हैं, और डीप स्टेट्स करती हैं ऐसी चीज़ें। CIA ने ऐसी चीज़ें की हैं, रॉ ने ऐसी चीज़ें की है, इसराइल ने तो अभी बहुत बड़ा इस किस्म की चीज़ की है कि पहले पूरा ड्रामा किया कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है और हमास ने आके अटैक कर दिया है। साल से वो तैयारी कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था। वी हैव द बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विस इन द वर्ल्ड, द अमेरिकन्स आर विद अस, द टू इंटेलिजेंस सर्विसेज CIA एंड इजरायली मोसाद हैव द बेस्ट इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड। उन्हें पता ही नहीं चला कि हमास तैयारी कर रहा है। अरे यार, गिव मी अ ब्रेक। तो मतलब है कि इनकरेज किया कि करो, पता था, सब तैयारी थी, करो, ताकि फिर हम पूरी ब्लिट्सक्रीग करके आपको उड़ाई दे। तो ये, और बाय द वे 9/11 के ऊपर भी इस किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वहाँ भी आ जाती हैं और बहुत से सवाल खड़े होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये चीज़ें होती हैं। नाउ मेरा क्या एविडेंस है मेरे पास ये एविडेंस है कि ये इंडियन स्टेट ने ये चीज़ें की हैं, और उसका हवाला मैं देता हूँ, मैं नहीं देता, कोई और देता है। 2000 में जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आए, मैंने ये पहले भी जिक्र किया, फिर उनको इंडिया ने कोशिश की कि ये पाकिस्तान ना जाएं और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट या सैंक्शन करें, क्योंकि उन्होंने कारगिल किया था। बिल क्लिंटन जाना चाह रहे थे और इंडिया के अंदर प्रेशर था कि पाकिस्तान को ख़त्म करो, सैंक्शन लगाओ, ये मैंने पहले भी जिक्र किया। और फिर वहाँ ये चेतिस सिंहपुरा पे एक हादसा हो गया जहाँ सिख मारे गए, 24 सिख थे या कितने थे, ठीक, 35 मारे गए। तो सारा वक्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हाथ लगाया कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान, अभी तक यही कहते हैं पाकिस्तान ने करवाया।
बिल क्लिंटन जो वहाँ थे उसके बाद जाके उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी मैडलिन ऑलब्राइट, उन्होंने एक किताब लिख दी, द माइटी एंड द ऑलमाइटी। अच्छा, जब वो किताब छपी तो उसके अंदर कुछ क्लिंटन ने लिख दिया था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, उसका ये ख्याल था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये किया। अच्छा, उसकी जो ब्रीफिंग CIA ने की होगी, ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये इंटरनल है, ये एक किस्म का इशारा था कि खुद ही करवाया है। क्लिंटन समझ गया। क्लिंटन ने दो चीज़ें की, एक तो वो ने कहा मैंने जाना है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आ गया। दूसरा ये कि ये मैडलिन ऑलब्राइट की किताब के अंदर इन द प्रेफेस टू इट उसने ये लिखा है कि ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे। अच्छा, जब वो किताब छपी तो इंडिया में शोर पड़ गया, 2006 की बात है, वहाँ शोर पड़ गया कि, और वो हापर कॉलिंस पब्लिशर था, वहाँ शोर ये पड़ गया कि इसको ये देखें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, सू करो इसको, हापर कॉलिंस को। ये उन्होंने फ़ौरन किताब विड्रॉ कर ली और उसके अंदर हिंदू निकाल के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लिख दिया, मजहबी इंतहा। ठीक, और किताब चल पड़ी। UK अमेरिकन एडिशन में भी यही हुआ जी, किताब विड्रॉ होके और वो होगी। मगर उस वक्त के जो इंडियन मीडिया था, जो उस वक्त आज़ाद था, आजकल उतना नहीं आज़ाद, उस आज़ाद मीडिया में एटलीस्ट 3-4 अखबारों की जिस पे रिसर्च की गई है, और अगर मेरे इंडियन दोस्त समझते हैं तो खुद जाके उनकी आर्काइव्स देख लें, क्योंकि अभी डिजिटल मुश्किल है, मगर आप जाके देख सकते हैं। वहाँ 3-4 अखबारें हैं, जिसमें एक तो द हिंदू है, एक आउटलुक मैगजीन है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, और एक इंडियन एक्सप्रेस। इन सब के अंदर ये कहानी लिखी हुई है कि ये किताब क्यों विड्रॉ हुई, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से इसको विड्रॉ करके और उसको तब्दील करना पड़ा और एडिट करना पड़ा। और यहाँ तक एक डिबेट हुई उस वक्त इंडिया के अंदर कि क्या ये सेंसरशिप है, क्या ये होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तारीख के साथ खेलना नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर पूरी डिबेट भी हुई वहाँ। तो अगर वो किताब में लिखा ही नहीं था तो डिबेट किस बात की थी, तो रीप्रिंटिंग क्यों करनी पड़ी? कुछ लिखा था ना जो तब्दील किया, फिर उसके ऊपर ये अनाउंसमेंट हुई कि हमने नई किताब इशू कर दी है। फिर ये अनाउंसमेंट हुई कि जी लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि ये जमहूरी तरीका है या नहीं जमहूरी तरीका, क्या निकाला क्या नहीं निकाला, क्यों सही किया गलत किया। तो अगर लिखा ही नहीं था तो ये डिबेट ना होती। तो मैं इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे इंडियन फ्रेंड्स जो है अपनी रिसर्च नहीं करते। अब मुझे लोग भेज रहे हैं कि जी ये देखिए 2013 की एडिशन जो है उसके अंदर तो नहीं लिखा हुआ, उसके अंदर तो वही लिखा हुआ है रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट। जो उठता वो उठ के मुझे भेज देता। और पागलो, मैं कुछ और कह रहा हूँ आपको, जाए आर्काइव्स खोलें, क्योंकि इट्स नॉन डिजिटाइज, वहाँ जाए खोलें, देखें वहाँ क्या लिखा हुआ है। नहीं तो अगर आपको कुछ मसला बन रहा है तो ऐसे करें, AI को पूछ लें, या आप चैट GPT ग्रॉक को पूछ लें, या आप DeepSeek को उसको पूछ लें, तो आपको सारी कहानी मिल जाएगी। बहरहाल मैंने आज ट्वीट कर दी है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जाके पता कर लीजिए। अब ये है ना कि ये चीज़, ये जिसे कहते हैं ना कि मानते नहीं बात, एक हकीकत है, मैं नहीं मानता। अच्छा, अब मैंने आपसे इसलिए मैंने इसको एम्फोसाइज किया है कि अगर उस वक्त डीप स्टेट कर सकती थी जी, तो आज किसकी क्या, तो आज क्यों नहीं कर सकती? उसके बाद तो बहुत कुछ डीप स्टेट ने किया है ना, इंडियन डीप स्टेट। फिर तो उन्होंने सरेआम किया जी, दोवल साहब, फिर तो जनाब अनाउंस करके किया ना। तो अब मतलब है व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरा सिर्फ ये इशू है कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान ने किया है या करवाया है। मगर क्या एविडेंस है कि इंडिया ने नहीं करवाया या किसी इंडियन ग्रुप ने नहीं किया, ठीक, पाकिस्तान के ऊपर इशारा करने के लिए, एडवांस आया हुआ है करने के लिए। तो बेस्ट ये है कि ना आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, ना मैं आपके लगाता हूँ। आप ना कहे पाकिस्तान ने किया है, मैं नहीं कहता इंडियन डीप स्टेट ने किया। आप इंक्वायरी करवा लें, इंडिपेंडेंट। उसका जवाब क्या देते हैं कि जी पहले भी हमने पाकिस्तान को कहा था इंक्वायरी करें, तो वो मानते नहीं थे। अरे भाई, वो तो आप कह रहे थे ना, आपकी बात तो पाकिस्तान नहीं मानेगा, आप पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो आप आपस में हट जाए ना दिनों में, आप इंटरनेशनल इंक्वायरी करा देना, अपने ऊपर भी पाकिस्तान उनको ना नहीं करेगा, आप भी ना करें। वो आएंगे, वो आपको कहेंगे ये बताओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, और आप वो अपना रिपोर्ट लिखेंगे। आप पाकिस्तान के पास जाएंगे, कहेंगे ये, अगर पाकिस्तान ने कोई रुकावट की तो वो लिख देंगे कि पाकिस्तान ने कोऑपरेशन नहीं की, इसका मतलब है पाकिस्तान गिल्टी है। अगर इंडिया ने कोऑपरेशन नहीं की तो मतलब इंडिया गिल्टी है। कुछ छुपाने वाली बात है तो वो जो भी छुपा रहा है वो छुपाएगा और वो पकड़े जाएंगे। तो ये ना कहें कि जी पाकिस्तान ने तो कभी इंक्वायरी हमारी होने नहीं दी। अरे भाई, इसलिए नहीं बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट यू, यू डोंट ट्रस्ट अस। तो इसको हटाए ना आपस में। इसीलिए तो हम हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान किसी को बैठना पड़ेगा, आपस में तो ये बात नहीं कर सकते। इतना खून खराबा हो चुका है और डिस्ट्रस्ट है जिसकी अब
रीराइट भी हो रही है हिस्ट्री। हमारे यहाँ भी हिस्ट्री रीराइट हुई है, अब इंडिया के अंदर हिस्ट्री रीराइट हो रही है। हमने ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में की थी रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, और इंडिया जो है बीजेपी के ज़माने में रीराइटिंग कर रहा है। अभी NCERT के जो सारी टेक्स्ट बुक्स है वो सबको रिवाइज किया जा रहा है, वो मुस्लिम पीरियड को ही निकाला जा रहा है यहाँ से। एंड तो मतलब है कि अगर ये सारी बातें हैं तो तस्लीम करना चाहिए ना। किसी मसले को हल करना हो तो पहले कुछ तस्लीम करना पड़ता है ना कि मसला है भी कि नहीं, और मसला है क्या, तो फिर उसके बाद सोल्यूशन की बात आती है। तो हमारे इंडियन दोस्त जो है वो अपनी अल्ट्रा नेशनलिज्म के अंदर इतने गुम गए हैं कि कोई सुनने के लिए कोई चीज़ तैयार नहीं है। हमारे यहाँ एटलीस्ट देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ क्रिटिसिज्म स्टिल लेफ्ट, देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल लेफ्ट। हम अभी भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट की भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, सियासी जमातों की कर लेते हैं। मुझे बताएं, इंडिया के अंदर पूछें आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को कि क्या हाल है वहाँ, आप बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ को बात करें तो क्या होता है वहाँ आपके साथ। तो मेरी ज़ुबान ना खुलाएं आप, मेरे बड़े दोस्त इन्वॉल्व हैं, दे टेल मी कि क्या हो रहा है और क्या हम बात कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो और बात है, हमारा भी आजकल हाल ख़राब है। हाँ, लेकिन तो मैं कोई नहीं कह रहा कि हमारा हाल अच्छा है, बट यू नो बात यह है कि वो इंडियन दोस्त एक दो कहते हैं कि हम तो हमेशा इन पाकिस्तान की बड़ी तनकीद करते थे और आप बड़ी हमारी तारीफ करते थे जी। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, जब आप एक जमहूरियत थे, एक सेकुलर थे, ठीक है, तो नॉन अलाइंड थे, सोशलिस्ट थे, तो हम समझते थे दीज आर अच्छी वैल्यूज़। हम चाहते थे पाकिस्तान भी एक आज़ाद, डेमोक्रेटिक, नॉन अलाइंड, सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट बने जी। तो हम तो देखते थे आपकी तरफ आइडियल, और क्योंकि आपके यहाँ जमहूरियत भी थी और हमारे यहाँ नहीं थी, तो हमारे लिए इट वाज ऑलवेज कि इंडिया में ये हो रहा है, यहाँ देखे नहीं। अब उल्टा हो गया, हमारे यहाँ जो कुछ हुआ अब ऐसे लगता है कि आप हमसे भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वही रास्ता आपने भी इख्तियार कर लिया है अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट। अब ये बातें उनको मेरी पसंद नहीं आएंगी, मगर दिस इज़ अ फैक्ट। मैं आई एम द फर्स्ट वन टू क्रिटिसाइज हमारे यहाँ क्या हुआ, किसने क्या किया क्या नहीं किया, मगर हमारे इंडियन दोस्त आइदर दे आर टू स्केर्ड और देयर अल्ट्रा नेशनलिज्म इज हाइपर नेशनलिज्म। अच्छा, अब हाइपर नेशनलिज्म बड़ी ख़तरनाक होती है बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ एन ऑटोक्रेसी। ये हाइपर नेशनलिस्ट्स आर ऑलवेज ऑटोक्रेट्स नॉट डेमोक्रेट्स। इसलिए आई थिंक वी नीड टू क्लोज दिस चैप्टर। ये तू मैं वाला चैप्टर आयशा, हमारे इंडियन फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा अपनी ज़हन को खुला रखना चाहिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने रियासत के से आगे सवाल पूछिए उनसे, जो सवाल पूछने वाले हैं। हम तो यहाँ पूछते रहते हैं, आप पूछे अपनी रियासत को, अपनी डीप स्टेट से पूछे। बहुत से सवाल हैं अबाउट दिस इंसिडेंट, और मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि अगर कोई इंटरनेशनल इंक्वायरी होती है और वो इंटरनेशनल इंक्वायरी जो है वो पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंट करती है कि इनका हाथ था, आई विल बी द फर्स्ट वन टू गो ऑन एयर एंड से यस, now I've been told, now I have evidence, now I will criticize the Pakistanis. But क्या will India do, will any Indian journalist do that? ओपनली ये भी सवाल अपनी जगह पर छोड़ते हैं। जो इंडियन एंकर्स बैठे हैं, एनालिस्ट बैठे हैं, वो अपनी हुकूमत से, डीप स्टेट से ये वाले सवाल पूछें जो उठ रहे हैं, जो बन रहे हैं, जो इस वाक़े के बाद सामने आ रहे हैं। इंडिया की मूव नेक्स्ट क्या हो सकती है? मेरे जहन में ये सवाल आया कि अगर इंडिया आमादा नहीं है पाकिस्तान की ऑफ़र का जवाब देने के लिए, तहकीकात गैर जानिबदाराना, तो क्या अमेरिका ऑफ़र कर सकता है तनाज़े को कम करने के लिए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई आगे आए और कहे हम तहकीकात कर लें? नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान कैन से we want an international inquiry and ask for an international inquiry, or India can say that, or both countries can make a joint demand and they can decide कि कहाँ से UN को कह सकते हैं और किसी इदारे को कह सकते हैं। बहुत से ऐसे इदारे हैं who would be interested in UN normally करने को तैयार होता है, तो they can ask UN because they monitor करते हैं ना सारी टेररिज्म, ये वो सब कुछ करते हैं वो, ठीक है, तो कर सकते हैं, बट खुद नहीं कर सकते। वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस देना पड़ेंगी एंड सो ऑन। चले, पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान कैन मेक अ रिक्वेस्ट, बट फ़ायदा कोई नहीं उसका जब तक एक्चुअली इंडिया शुड मेक दिस रिक्वेस्ट ना, क्योंकि इंडिया इल्ज़ाम लगा रहा है, पाकिस्तान तो कह रहा है कि आप एविडेंस दें। यानी इंडिया ताउन नहीं करेगा उनके साथ? कभी भी इंडिया नहीं जाएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बिकॉज दाल में कुछ काला होगा तो नहीं जाएगा ना, अदरवाइज व्हाई वुड दे नॉट गो। तो एज आई सेड, मैं तो हम्बल पाए, मतलब है कि वो हैट नहीं है मेरे पास, आई वुड से आई ईट माई हैट। अगर इंडिया जाता है और कहता है जी कमीशन बनाए ऑफ इंक्वायरी, अगर ऐसे होता है तो प्लीज गिव मी अ हैट, आई विल ईट इट। ओके, आई विल विद सॉल्ट एंड पेपर। वेरी नाइस। अच्छा, मूव्स की बात करें कि कल आपने 2 इशारे दिए थे कि इंडिया जो रिस्पॉन्स है
उसके लिए पाकिस्तान की कमज़ोरी ढूंढेगा और डिले करेगा। अब जो इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि ट्विन फाइनेंशियल स्ट्राइक्स इंडिया सोच रहा है, प्लान कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो टेरर फंडिंग को बुनियाद बना रहा है। वो FATF जिससे हम 2022 में निकल गए थे, उसमें दोबारा डलवाने के लिए इंडिया ने कोशिशें तेज कर दी हैं, और IMF को भी ये कन्विंस किया जाएगा कि जो वो फंड देने जा रहे हैं 9 मई को, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है, वो ना दिया जाए, क्योंकि ये टेरर फंडिंग में पाकिस्तान यूज कर रहा है। तो इससे पाकिस्तान किस हद तक हिट हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज अगर इस्तेमाल की तो? देखिए, अगर तो इंडिया ये कोशिश करता है कि IMF को इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो तो नहीं होगा। IMF इज कमिटेड टू पाकिस्तान, उनका सियासी एजेंडा होता ही नहीं है। अच्छा। दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू, तो दैट विल बी नॉट सक्सेसफुल। FATF जो है वो बिल्कुल जाके वहाँ, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि ब्लैक से वाइट, वाइट से ग्रे, ये चीज़ें होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्ड। तो मेरा ख्याल है अगर इंडिया वहाँ जाता है, दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान शुड यूज़ दैट फोरम, अगर इंडिया उस फोरम को एक्टिवेट करता है तो उसे इंक्वायरी कर ले, दोनों मुल्कों के अंदर इंक्वायरी कर ले, तो दैट कुड टर्न द टेबल्स ऑन इंडिया। अच्छा। तो फिर इंडिया क्या करेगा? अगर FATF वाले कहते हैं कि चलो जी हम करते हैं फिर इंक्वायरी, बिकॉज देखिए FATF वाले आपको सुने बगैर तो आपको कंडेम नहीं कर सकते ना। ठीक। तो फिर यही होगा कि सुन लीजिए, फिर उन्हें कहें सुनाएं क्या है, किस बेसिस के ऊपर आप ये हमें एग्जामिन करना चाह रहे हैं। वहाँ तो प्रूफ देने पड़ेंगे, एविडेंस देना पड़ेगा। तो फिर FATF को इंडिया भी जाके चेक करना पड़ेगा ना, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा। सो आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट। FATF Middle is not a threat anymore, and मतलब अब तो we are the target of terrorism यार, for God's sake। तो मतलब हमारे पास इतनी एविडेंस है कि how we are suffering, so there is no evidence against us कि we are promoting terrorism, so there is nothing to worry about on that score। और अमेरिका का फैक्टर इस्तेमाल करते हुए IMF को भी इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। वहाँ पे लॉबिंग, जो अमेरिकन लॉबी, वो लॉबिंग करेंगे इक्का दुक्का, जैसे ये PTI वालों ने सेनेटर से और कांग्रेसमैन से कोई खतावत करा ली, तो इस तरीके से ये भी करवा लेंगे। ठीक है ना, इनकी बहुत बड़ी लॉबी है ना वहाँ इंडिया की, और बहुत से इंडियन अमेरिकन आर इन वेरी क्रिटिकल पोजीशंस आल्सो, बोथ इन मल्टीनेशनल्स एंड इन अमेरिकन बिग कॉर्पोरेशंस एंड इन द सेनेट एंड इन एल्सवेयर। तो वहाँ इन्फ्लुएंस तो बहुत है इनका, बट आई थिंक दैट्स वेयर पाकिस्तान नीड्स टू गेट एक्टिव। एंड frankly, if you ask me, I think we are not ready for such an onslaught, such a diplomatic onslaught. I don't think our diplomats are strong and articulated enough to counter this onslaught. इसके लिए आपको दोनों सियासी जमातों से जो टॉप आपके young politicians हैं, who are good in English, who are good in presentation, उनको आपको mobilize करना पड़ेगा। There are some very dynamic politicians in PPP and in PMLN, उनको आप घेरें, उनको ब्रीफिंग हो सही तरीके से, वो सारी दुनिया में घूमें। फॉरेन ऑफिस तो हमेशा साथ लेके चलते हैं ना, मगर फॉरेन ऑफिस में 3-4 जगह पे तो आपके हाई क्वालिटी में एम्बेसडर्स होंगे ना, मगर एम्बेसडर्स जो होते हैं दे ब्यूरोक्रेट्स, दे आर विदाउट चार्म। उनको पब्लिक रिलेशनिंग नहीं करनी आती, उनको सिर्फ मैसेजेस कन्वे करनी आती। यू नीड अ पब्लिक रिलेशनिंग एफर्ट, सो यू नीड द एम्बेसडर टू ब्रीफ यू, to come along with you, but as far as the presentation is concerned, you have more credibility than the local ambassador. So I think अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर दोनों सियासी जमातों में बड़े कॉन्फिडेंट यंग मिडिल एज्ड लोग हैं, who are articulate, जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, whose command of the language and of facts and figures is very good। ये और सेनेट में भी है ऐसे लोग। आप ऐसी एक टीम बनाएं, send it to all the capitals of the world, to tell the audience over there, whether it is think tanks, intellectuals, etc., and with the use of your embassy staff to send your message across. And the message is not just कि हमने नहीं किया, message ये है कि ये इंडिया क्या कर रहा है। दोनों, there's a two-sided message। हमने नहीं किया, अगर किया तो बताएं, मगर हम बता रहे हैं आपको कि इंडिया क्या कर रहा है। So you have to have a dual-edged sword. And I think you need to galvanize आपके यहाँ academics and also think tankers, but not bureaucrats. Bureaucrats are
very timid people. They don't cross red lines. Right. In issues such as this, you have to be a little more aggressive and charming. You need to know the lingo, the culture, how to reach across. Sometimes you need to sit in a pub and talk about these things. Yeah, Sometimes you need to take a walk in the park. Sometimes you also need to mix a little bit of humor, sarcasm. This is diplomacy. Right. Person to person. Charm is very important. And unfortunately, bureaucrats lack charm. And they are such solid doers. Right. That they stick to the straight and narrow because that's their job. अपीलिंग स्पीकर्स होने चाहिए। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या एहसन इकबाल साहब को आप ऐसा अब नाम मैं नहीं लूंगा, फिर लोग कहेंगे जी कोई फेवरेट आप फेवर कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 8-10 लोग इधर हैं, 8-10 लोग उधर हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, वहाँ खवातीन भी बड़ी ज़बरदस्त हैं वहाँ, जितनी ज़्यादा खवातीन आप, मगर खुदा के लिए तो हमें प्लीज़ वो खवातीन मत लेके जाएँ। अब मैं चाहती भी नहीं वो हूं कि जो मैं आपको बहुत मज़ीद बड़ा अच्छा काम कर रही हैं यहाँ जी। इस कल्चर में, जी। इस माहौल में, ठीक। they're doing a great job, Okay. but they are not suitable. aligned with They are not suitable for that culture. Okay. And how to deal with those people. तो माजी में जो रही हैं इस फील्ड में या इस तरह के ओहदों पर जिन्होंने काम किया है वो जा सकती हैं, जिन्होंने फॉरेन अफेयर्स डील किए हैं, फॉरेन अफेयर्स डील किए हैं, एनजीओज के साथ डील किया है, थिंक टैंक्स के साथ डील किया है, जिनको पता है हाउ टू लगा लेंगे, खोज ढूंढ लेंगे, ढूंढने वाले हैं, ऐसी हैं, मौजूद हैं। कमेटी बनाए, टीम बनाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर आप इंटर अपना मुकदमा अच्छे अंदाज में लड़ना चाहते हैं, भारत को मजीद पसपा करना चाहते हैं, इससे पहले कि वो आपकी फाइनेंशियल फॉल्ट लाइन्स को अटैक करे। इस वाक़े की आड़ में नरेंद्र मोदी जी सरकार क्या हासिल करना चाहती थी, शायद वो हासिल नहीं हो पाया, तो वो बाकी सवाल जवाब नहीं है आज कोई। आप सवाल जवाब की तरफ जाना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि ज़्यादा सेंसिटिव इशू एड्रेस हो जाए जो कश्मीर में हो रहा है या जो इंडिया में इस्लामोफोबिया की आड़ में हो रहा है? फैसला आपका। नहीं ठीक है। हाँ। फिर माजरत कर लें, हमारे बहुत से सवाल आए हैं। उसमें ये मेंशन करना चाहूँगी सेठी साहब के जितने सवाल आ रहे हैं, स्पेशली आपके दवायर को इंटरव्यू के बाद, करण थापर साहब को इंटरव्यू के बाद, उसमें सबसे पहले आपकी तारीफ होती है, अंदाज को सराहा जाता है, जिस तरह से आपने पाकिस्तान का मुदल्लल अंदाज में मुकदमा लड़ा। हैट्स ऑफ टू यू, लोग आपको सलाम पेश कर रहे हैं और वो इतने तारीफ पर मबनी मैसेजेस हैं कि आधा मैसेज सवाल के बजाय आपकी तारीफ पर होता है। प्लीज काट दें, उस तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, आपने करी दी। आप और बाकी जो सवाल है उसको छोटा करके तो वो आप पेश कर दें। आज वैसे ये कल के लिए रखें, कल सारे का सारा दिन अगर कोई ठाठू ना होगी तो फिर यही बात करेंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन आप सबके तारीफ का, तहसीन का, दाद का बहुत शुक्रिया, ये फ़र्ज बनता था। बड़ी मेहरबानी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दी फीडबैक दैट आई हैव रिसीव्ड। नहीं जी, मैंने तो अपने दिल की बात की है, मैं किसी के कहने के ऊपर मैंने नहीं बात की। आई जेन्युइनली फील दिस and so I've said it. तो वापस आते हैं उस मसले की तरफ जिसकी तरफ तवज्जो ना सिर्फ ये कि BBC बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कराई है, अल जजीरा में भी बाकायदा रिपोर्ट किया गया है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। आयशा, मैंने ये रिपोर्ट अपने सामने रखी हुई है, इससे बेहतर क्या मैं आपको यही पढ़ के सुना दूँ। खलासा भी साथ साथ करता जाऊँगा, ट्रांसलेट भी करता जाऊँगा कि ये इंडिया के अंदर अल जजीरा ने निशानदेही की है कम से कम 20-25 पिछले 2-3 दिन के अंदर गाने बाने शुरू हो गए हैं इस्लामोफोबिक, जो कि एंटी मुस्लिम हेट्रेड फैला रहे हैं। और पाकिस्तान की इतनी बात नहीं है जितनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक इस्लामोफोबिक वेव, और उसके जो व्यूअर्स हैं कोई 2 लाख हो गए, किसी के 3 लाख होते जा रहे हैं, 5 लाख हो गए, दिन ब दिन चल रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं इंडियंस, हिंदूज। उसमें बहुत से गाने उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और यूट्यूब के ऊपर इससे अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो कहते हैं कि अप्रैल 22 को अटैक हुई और 24 घंटे के बाद एक नया गाना यूट्यूब 23 अप्रैल को आ गया। पहले धर्म पूछा जी, They asked about religion first. आप पूछा कि आपका मज़हब क्या है, ये गाने में है। और इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ ये साजिश कर रहे हैं, इसलिए इनको अब इंडिया छोड़ के चला जाना चाहिए। और 2 लाख से ज़्यादा इसकी व्यूज़ होगी जी 9वें दिन। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है जी। अब एक नहीं हुए तो कट जाओगे, जागो हिंदू जागो। और हिंदुत्व मूवमेंट को ये हवा दे रहे हैं सारे, और धर्म युद्ध में बदल रहे हैं इस मामले को। और भी इस तरह के बहुत से गाने हैं कि
मोदी जी महायुद्ध हो जाने दो, आप उकसा रहे हैं। दिन ब दिन हर रोज एक नया गाना आ जाता है और लोग सुन रहे हैं। और ये यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में वायलेंस भी शुरू हो गया मुसलमानों के खिलाफ। जी, केसेस भी रजिस्टर हो रहे हैं और अटैक्स शुरू हो गए हैं, थ्रेट्स आनी शुरू हो गई हैं। कश्मीरी मुसलमानों को, खसूसन स्टूडेंट्स को जो मुख्तलिफ स्टेट्स में जो पढ़ रहे हों, वो वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। एंड दे आर रशिंग टू बैक टू कश्मीर। तो इस किस्म की चीज़ शुरू हो गई है वहाँ। लेकिन सेंसरशिप हो रही है तो वो पाकिस्तानी चैनल्स पे हो रही है, पाकिस्तानी अकाउंट्स पे हो रही है। इस तरह के गानों को मोदी जी सरकार नहीं देख रही, जो वहाँ पर देख रही, हेट स्पीच फैला रहे हैं। और इसके अलावा अब वहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे इजराइल ने हमास को के ऊपर अटैक किया है, वो कहते हैं यहाँ भी आप मुसलमानों के ऊपर इसी तरीके के साथ ये करें। आप सोच लीजिए किस लेवल पे ये लोग चले गए हैं कि एक किस्म का ये कह रहे हैं कि इजराइल ने ठीक किया, फ़लस्तीनियों को मारा है, और कह रहे हैं उसी तरीके के साथ आप मुसलमानों को यहाँ मारें, अपनी रियासत को ये कह रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। ये इंडिया को किधर लेके जाएगी ये हवा? ये तो देखिए पता चलेगा बाद में, जैसे हमें बाद में पता चला कि ज़िया-उल हक की हवा हमें कहाँ ले गई, तो इनको भी पता चलेगा कि आरएसएस और बीजेपी की हवा हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रही है। और अभी तक अगर इनको समझ नहीं आई, जेन्युइनली मैं ये समझता हूँ, जेन्युइनली, कि इंडिया जिस रुख पे चल रहा था अंडर द नेहरूज एंड गांधीज, ठीक है कि दे वर बिकमिंग अनपॉपुलर, वो डिनेस्टी शुरू हो गई थी, करप्शन आ रही थी, सब कुछ, मगर जो बेस इंडिया का था एज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट, तो इसी फैमिली ने बनाया था। और इसी फैमिली ने इंडिया को एक रोमांस बनाया था विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बीजेपी ने आके वो रोमांस ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो छुपा नहीं हुआ किसी से। वो और बात है कि रियासत के इंटरेस्ट हैं, तो इसलिए हर रियासत दूसरी रियासत को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ट्रीट करती है। मगर इंडिया का वो इंडिया नहीं है जो पुराना इंडिया था। और ये जो नई जनरेशन है इंडिया की, ये भी वो पुरानी जनरेशन नहीं थी जिनका होल आउटलुक वाज डिफरेंट। ये दिस इज़ इनवर्ड लुकिंग एंड एरोगेंट। अच्छा, अब सारा वक्त मुझे इंडियन कहते हैं कि जी अब हम ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो ये है, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, हमारी इतने रिजर्व्स हैं। ये पाकिस्तान क्या है, झड़ा हटो, हम तो बहुत बड़ी लीग में जा रहे हैं। इस पर कोई शक नहीं है कि दे हैव अ वेरी डायनामिक इकोनॉमी एंड अ डायनामिक प्राइवेट सेक्टर, कोई शक नहीं है इसमें, एंड दे आर ग्रोइंग इकोनॉमिकली। बट अगर आप उनके दूसरे स्टेटिस्टिक्स देखें जो वो कभी नहीं दिखाते कि कितने मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंडियंस आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, हाउ द माइनॉरिटीज आर फेसिंग परसिक्यूशन एंड और इस किस्म के जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, तो आपको एहसास होगा कि इंडिया विल नॉट बी अ ग्रेट पावर। अ ग्रेट पावर जो है उसके डेफिनेशन में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि जिस नेबरहुड में हो, वहाँ उस नेबरहुड की जो रियासतें हैं वो आपको तस्लीम करें एज अ ग्रेट पावर। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको तस्लीम करे एज अ ग्रेट पावर। कोई भी इम्पीरियलिस्ट नेशन या जिस किस्म का शॉर्ट साइटेड और बिगेटेड नेशन इंडिया बनता जा रहा है, वो कैन नेवर बी अ ग्रेट पावर। इट कैन बी एन इम्पीरियलिस्ट पावर बट इट कांट बी अ ग्रेट पावर। ग्रेट पावर के साथ एक सिविलाइजेशनल चीज़ आती है। जो मुल्क ये कह सकता है या जो हुकूमत ये कह सकती है और जिसकी आवाम बड़ी खुशी मनाती है कि आपका पानी हम बंद कर देंगे, ठीक, तो आप सोचिए आज मुसद्दक मलिक साहब ने याद दिलाया इस इंटरव्यू के अंदर कि पानी जो है इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। पानी एक सिविलाइजेशन के साथ होता है। जहाँ जहाँ दरिया चलते हैं आते हैं वहाँ सिविलाइजेशंस ग्रो करती हैं। इसीलिए इंडस सिविलाइजेशन इंडस दरिया से निकली, एंड सो ऑन, नाइल की सिविलाइजेशन, ठीक, एंड ऑल द अदर मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके साथ सिविलाइजेशंस साथ लगी हुई होती हैं। तो आप जब बात करते हैं कि आप पानी बंद करेंगे तो यू आर एक्चुअली सेइंग सिविलाइजेशन को उड़ा देंगे आप। एंड सो बी केयरफुल कि आपकी रीडिंग ऑफ हिस्ट्री शुड बी गुड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। तो एंड टू टॉक अबाउट डिस्ट्रॉइंग अ सिविलाइजेशन, इससे ज़्यादा इनह्यूमेन कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। ये अप्रोच ही उनकी फॉल्ट है। एंड सो देयरफॉर आई थिंक ज़रा सोचना चाहिए इंडियन प्लानर्स को और इंडियन के इंटेलेक्चुअल्स को जो इस किस्म की चीज़ को सपोर्ट करते हैं या धमकियाँ देते हैं। जंगी जुनून की मौजूदगी में और इस तरह के हिजान की मौजूदगी में आप जितना मर्जी दावा कर दें कि आप ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं, आप उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ ख्वाबो ख्याल की हद तक।